हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो ये वीडियो है कि कैसे अपन यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स की हेल्प ले सकते हैं मैक्सिमम स्कोर करने में। और ऑब्वियसली उसके लिए अपने को एनालाइज करना पड़ेगा सिलेबस को। और बिकॉज हर किसी ने, जो सीरियस एस्पिरेंट है उसने, हर किसी ने सुना होगा कि कैसे हर टॉपर एक बोलता है कि आप ऑल द टाइम सिलेबस देखते रहो, आपके डेस्क पे सिलेबस होना चाहिए, आप सो के उठो तो आपके मुंह के सामने सिलेबस होना चाहिए। मतलब हर चीज़ जो आप देखो उसके सामने सिलेबस होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? और ये एक्चुअली बिल्कुल सही है कि ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है तो मैं अभी बताऊंगा कि बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस में सिलेबस से उठ के आ रहे हैं, और जो इंसान थोड़ा बहुत भी अटेंशन पे कर रहा है वो स्कोर कर पा रहा है मेंस में, और जो नहीं कर पा रहा वो तो फिर वो नहीं कर पा रहा, वो इस वीडियो को देख रहा है और क्या। ठीक है, तो ये GS3 का पेपर है। बिकॉज ये GS3 में सबसे ज़्यादा होता है, GS1 में कम होता है, GS2 में थोड़ा बहुत होता है, और ऑप्शनल्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी GS3 एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये GS3 का 2022 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन 3 देखो, मेजर चैलेंजेस ऑफ PDS और हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का। चलो देखते हैं सिलेबस में है या नहीं है। ये देखो, PDS के ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, तो सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि PDS के बारे में ये सब आपको प्रिपेयर करना ही है। सिलेबस में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करना ही है। तो अगर जो भी इंसान प्रिपेयर कर लेता उसको 5-6-7 मिनट में इस क्वेश्चन को लिख देता। देखो, इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये मिलेगा कि जब एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर्ड है उसके घर पे, और वो रिवाइज करेगा, और जब वो पेपर देखेगा जाके, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, वो उसका डायरेक्टली पेन चलने लग जाएगा, क्योंकि उसने 50 बार ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चीज़। और एक इंसान जो बिल्कुल रैंडमली गया है, जिसने सब कुछ पढ़ा है, दुनिया की रामायण सारी सब कुछ पढ़ लिया उसने, तो उसको फिर वहाँ जाके अपनी नॉलेज को लिखने में, समझने में और स्ट्रक्चर बनाने में इतना टाइम चल जाएगा कि वो लिख नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज और मिनिमम आपके नोट्स होने चाहिए, टॉपर्स भी बोलते हैं, और मेरा भी एक्सपीरियंस यही बोलता है। और जब उसको मिनिमम नोट्स को अगर अपन प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के हिसाब से बनाएं और सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से बनाएंगे, तो अपन मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और देखो, 1-1 मार्क्स की लड़ाई है। 1-1 मार्क्स से आपको आपका फेवरेट कैडर नहीं मिल सकता। 1-1 मार्क्स से आपको रैंक आपकी गंदी आ सकती है, तो आपको पोस्ट नहीं मिल सकती। तो 1 साल ख़राब हो सकता है। और अगर किसी ने मेंस पास नहीं किया आज तक, और अगर वो पास करता है, तो एक मोरल बूस्ट मिलेगा उसको कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी, आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं, 2022 का है, GS3 का। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये देख लो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो क्लियरली यार डायरेक्टली सिलेबस से है। 10 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स के मैंने बता दिया अभी तक, जो कि डायरेक्टली सिलेबस से पूछ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। चलो क्वेश्चन 13 देखते हैं, 15 मार्क्स का। 20 मार्क्स के देख लिए, ये हो गया। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। चलो देखते हैं कि नहीं सिलेबस में। देखो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, तो देखो डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे भी अगर देखो, ऐसे क्वेश्चंस का फ़ायदा यही है कि आपको सोचना नहीं पड़े, और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देखो, जो एक एक्सपर्ट है UPSC का, जिसने ऑलरेडी 1-2 बार मेंस दे दिया, उसको ये सब चीज़ें पता होती है। और उसको जब ये सब पता होगा तो वो एक तो, और जिसको नहीं पता उससे वो फास्ट लिखेगा, उससे बेटर कंटेंट करेगा। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और जब जहाँ कहीं भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात होगी न्यूज़पेपर में, वो उस आर्टिकल में 2 लाइनें उठा के डाल देगा इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में। और उसके पास बिल्कुल लेटेस्ट भी होगा, तो एग्जामिनर को बेटर इंप्रेस कर पाएगा वो। और जो जिसको नहीं पता है वो वहाँ पे स्ट्रक्चर ही बनाता रह जाएगा, वो मतलब खिचड़ी कर देगा वहाँ जाके। तो देखो, खिचड़ी करने से बचना है, और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का यही तरीका है। देखो यार, सब टॉपर्स ये करते हैं, मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूँ, बस मैं अपना जो नॉलेज है 50 साल UPSC में फेल होने के बाद में, वो अपना शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन 14। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी
कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो घर पे, तो ये आप एक बार खुद से पूछ लो कि यार ये यूपीएससी क्यों पूछ रही है, क्योंकि आप तो बनना चाहते हो डीएम, तो डीएम से ये सवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर डीएम इंसान अपने आप को मान ही लेता है, चाहे कभी वो प्रीलिम्स पास करे या नहीं करे। तो ये सोचो कि यार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से कैसे हेल्पफुल होगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो गवर्नमेंट क्या है कि डबल करना चाहती है फार्मर्स की इनकम, मोदी गवर्नमेंट। तो उसके लिए वो हर वो चीज़ करना चाहेगी कि जिससे फार्मर्स की इनकम डबल हो। तो और फार्मिंग का ये टॉपिक भी देखा, देखो अगर आप देखोगे इसको जाके, तो मेजर क्रॉप्स, नहीं ये गलत बोल दिया मैंने, हाँ देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम है इसमें से एक ये भी है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम पढ़ो और उसके नोट्स बना लो। देखो एक एक पेज के नोट्स बना लें और फ्लो चार्ट के तरीके से उसमें 2-3 पॉइंट लिख दो, उसके डिमेरिट्स लिख दो। तो ऐसे करके सारे रेडी हो जाएंगे। और जब रेडी हो जाएंगे तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन को करना देखो बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसे करीबन 250 मार्क्स में से कम 150 मार्क्स का तो हर साल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पेपर की क्या आएगा। तो इसमें फालतू में दिमाग नहीं लगाना है छोटी मोटी चीज़ों में, डायरेक्टली जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहीं रहो, स्टिक रहो, जो बोल रहे हैं वो करते रहो, आराम से मार्क्स आएंगे। ये देखो साइंस एंड टेक, और जो ये देखो ये जो 15 क्वेश्चन है इसको रीड करो एक बार पॉज करके। जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी हमेशा बहुत ऊपर की चीज़ें पूछती है और बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ न्यूज़ में वही पूछती है। तो जो 90 होते हैं यूपीएससी के, वो बहुत डीप में घुस जाते हैं चीज़ों के, और डीप में घुसने के चक्कर में वो उस दलदल से कोई बाहर नहीं आ पाते। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप पे कम से कम 6 महीने तक न्यूज़ में था 2021 में, और ये मतलब बहुत एक तरीके से क्रांति है स्पेस की फील्ड में। तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना था। आज जो इस क्वेश्चन में एक नई चीज़, अलग चीज़ ये है कि इन्होंने कंपेयर कर दिया कि जो लास्ट स्पेस टेलीस्कोप था उससे कैसे बेटर है। खैर ये ज़रूरी नहीं कि पता हो हर किसी को, और ये पता होना भी नहीं चाहिए। है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिसको पता है जेम्स वेब के बारे में, तो उसके बाद 3-4 पॉइंट्स भी होंगे कि क्या क्या जेम्स वेब में है, तो वही चीज़ लिख दो कि ये उसमें बेटर है, वो जूम ज़्यादा कर पाता है, बेटर इमेज क्वालिटी होगी। तो ऐसे करके आंसर लिख सकते हो। तो आपको 1-2 मार्क्स, जिसको नहीं पता है और जिसको नहीं पता है कैसे न्यूज़पेपर को यूज़ में लेना है, उससे आप बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखो, फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी देखते हैं। ये देखो डायरेक्टली सिलेबस से पूछा हुआ है। और कभी भी जैसे थोड़े दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि मुंबई पे इलेक्ट्रिक शटडाउन हो गया था बिकॉज चाइनीज़ हैकर्स ने अटैक किया था, तो मुंबई में पूरे दिन लाइट नहीं आई थी। तो ऐसे एग्जांपल आप लिख सकते हो कि साइबर, जब अपन ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ लेंगे तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ेंगे। वो न्यूक्लियर प्लांट्स या सिटीज़ को शट डाउन कर सकते हैं। तो वो अगर न्यूज़ अगर कोई पढ़ रहा होता उसको लिख लेता और इस क्वेश्चन में चेप देता, तो बढ़िया उसके 1-2 मार्क्स आ जाते। एग्जामर को लगता है कि हाँ यार इसको पता है, ये इंसान न्यूज़ भी पढ़ रहा है, ये खाली स्टैटिक। क्योंकि देखो आजकल मटेरियल तो बहुत है मार्केट में, सारी कोचिंग्स अवेलेबल, बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। तो मटेरियल अब हर किसी के पास है। अब लड़ाई वो हो गई कि किसके पास करंट की भी नॉलेज है। तो जिसके पास करंट की नॉलेज है वो एज लेता है बाकी लोगों से। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन को करना, कोई भी कर सकता था इसको। अब ये देखो क्वेश्चन 9 है, 10 मार्क्स का है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम देख लेते हैं। अब ये देखो 19 में लिंक ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। अब लिंक ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम ये है लिखा हुआ है, तो इस पर भी आपको पता होना चाहिए था कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता कैसे है, चलता कैसे है, इसको फंडिंग कहाँ से आती है, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। और कुछ इंसिडेंट ऑर्गेनाइज क्राइम के, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से जो कंट्री को लॉस हुआ है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो इतना अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम पे नोट्स बना लेगा तो उसका पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम रेडी हो जाएगा। और उसके क्या लिंक्स है टेररिस्ट के साथ में। तो ऐसे करके नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, और ऐसे करके आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना होता है। बट सबसे पहले आपको हर टॉपिक के
सिलेबस पे नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ओके गाइस, तो अगर किसी को हेल्पफुल लगे तो ये शेयर करना। और देखो, मैं तो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को ठीक लग रहा है तो पढ़े, किसी को नहीं ठीक लग रहा है तो मत पढ़े। बाकी आपके ऊपर है, इसको अप्लाई करो 1-1.5 महीना और फिर आंसर। देखो, आंसर राइटिंग लोग बोलते हैं ना कि आंसर राइटिंग कब करनी है। आंसर राइटिंग में एक्चुअली ये सब प्रिपेयर हो जाए ना, उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है। ये नहीं निब्बो की तरह पहले दिन से आंसर राइटिंग करने लग गए हैं, वो हर दिन एडिटोरियल के बाद में क्वेश्चन पे आंसर लिख रहे हैं। ये सब बिल्कुल बकवास है। सारे टॉपिक्स सिलेबस में लिखे हुए हैं। सपोज़ करो GS3 के सारे टॉपिक्स पे आपने नोट्स बना लिए, अब आप आंसर राइटिंग करो। ओके, तो इस तरीके से आप बेटर कर पाओगे और बेटर स्कोर कर पाओगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।